भीष्म गिरे, माइटी भीष्म फॉल्स। कुरुक्षेत्र के मैदान में 10वें दिन के युद्ध में सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बींध कर गिरे, लेकिन वो गिरे जमीन पर नहीं, अपने बाणों के असंख्य जो बाण अर्जुन के लगे थे उन्हीं के बाणों पर जाकर बाणों के शैया पर वो टिक गए। उस वक्त भी जब ये हुआ था द्वापर युग में, कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे महारथियों के सामने, कृष्ण के सामने ये जो कुछ भी हुआ, सब लोग स्तब्ध रह गए थे। अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये कहां से हो गया। आज भी आप लोगों ने अपने टेलीविजन में सुबह आपने भी देखा, दूरदर्शन पर एपिसोड में भीष्म का गिरना, बाणों के शैया पर जाकर गिरना। मुझे बहुतों का मैसेज आया, सब ने यही लिखा, सर आपने आज हमें रुला दिया। यही बात मुझे याद है 97 और शायद 2000 के बीच में जब ये टेलीकास्ट हुआ था, तो डॉक्टर राही मासूम रजा साहब का भी मुझे फ़ोन आया था इसके बाद, अरे अम्मा तुमने हमें रुला दिया आज। यही बात आज भी रिपीट हुई। कई लोगों ने लिखा, सर हमारी आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह से अर्जुन ने आपको तीर मारे, जिस तरह से आप गिरे, हम सचमुच। और काफ़ी लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। इवन मुझे भी, अगर आप कहो कि मैं भी देखते देखते मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सीक्वेंस मैं समझता हूँ कि इस महाभारत का सबसे चमत्कृत करने वाला सीक्वेंस था, क्योंकि एक इच्छा मृत्यु के वरदान के भीष्म पितामह को आप हटाएंगे कैसे, और फिर जाकर उससे पूछकर उसी की बताई हुई चाल पर शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़े कर कर पितामह भीष्म को गिराया गया। ये नहीं होता तो शायद रहते पूरी वॉर तक तो कौरवों को हराना पॉसिबल नहीं होता। पर मैं जो आज आपसे, आपने तो देखा है, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि भीष्म कैसे गिरे, आपने एक एक इंच देखा, पर मैं बताना चाहता हूं कि आपने महसूस किया होगा कि कैसे अर्जुन तीर मारता था, कैसे भीष्म को लगते थे और बाण जो है वो आर पार हो जाते थे। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही मेहनत से किया हुआ सीक्वेंस था। पूरा एक दिन लगा इस सीक्वेंस को करने को, और मैं तारीफ करूंगा रवि चोपड़ा साहब की और उनके पूरी टीम की। उन्होंने पूरे मन लगाकर सुबह 10 बजे शूटिंग की, शाम 5:30-6 बजे तक हम यही करते रहे। अर्जुन तीर चलाता, मैं रिएक्ट करता, फिर तीर जाके। और मैं बताऊंगा आपको इसके बीच की जो एक मैकेनिक है, क्योंकि उस समय में स्पेशल इफेक्ट्स इसमें एक भी नहीं है, हर एक तीर अलग अलग चलाया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे तीर जो है वो मेरे शरीर से बींध कर पीछे निकलते थे। सबसे बड़ी ट्रिक जो उन्होंने की थी कि एक कैमरे के पीछे से, फाइट मास्टर जो है उन लोगों का ये कारनामा था, फाइट मास्टर के कैमरे के पीछे एक आदमी फाइटर खड़ा रहता था और वहां से तार आती थी लंबी सी, और मेरे शरीर की जो मेरी जो ड्रेस आप देखते थे उसके अंदर ज़रा बख्तर होता था, जिसमें ग्रूव्स निकले रहते थे, यहाँ पर पैरों में, काफ मसल्स पर, आगे सारे के सारे ग्रूव्स ऐसे ऐसे करके बाहर निकले रहते थे। तो मुझे जब वो तीर चलाता था तो एक एक तीर का हमने शॉट लिया। अब देखिए, मेहनत से लिया हुआ शॉट है। आज के किसी सीरियल में देखोगे तो स्पेशल इफेक्ट्स में जूम 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 कर देंगे, लेकिन उस जमाने में हमको पूरा मैकेनिकली करना पड़ा था। तभी मैं कहता हूं कि जो कुछ हमने 1988-89 में अचीव किया है वो आज उसके मुकाबले कुछ नहीं है। बिना स्पेशल इफेक्ट्स के भी हमने इतना कुछ इफेक्ट्स दिया। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि वो एक तार बांधी जाती थी वहां से, और यहाँ पर आके सपोज यहाँ मुझे लगना है तो इसका जो ग्रूव होता था उसके अंदर वो तार बांध दी जाती थी, किसी को नहीं दिखती थी, आपको नहीं मालूम पड़ता कि तार बांधी पड़ी है। और फिर वो कैमरे जब ऑन होता था तो वो फाइट मास्टर का जो आदमी था वो ऐसे सुप कर देता था, तो तीर उसी तार के ऊपर चलती ढकक आती थी, और मैं फिर पकड़ता था उसको, रिएक्ट करता था कि जैसे मुझे लगा है, शॉट वहां कट हो जाता था। उसके बाद शूटिंग रुक जाती थी। फाइट मास्टर का जो बंदा होता था एक और तीर लाते थे जो 2 भाग में होता था, पीछे का भाग, आगे का भाग। पीछे के भाग को इसके अंदर ग्रूव्स के अंदर स्क्रू कर दिया जाता था, और पीछे भी मेरे ग्रूव्स होते थे, पीछे भी जरा बख्तर होता था, तो उसका पीछे का भाग जो खून से सना हुआ होता था वो पीछे से स्क्रू किया जाता था। तो इसी तरह से एक बाण यहाँ से लगा होगा तो पीछे निकला होगा। इस तरह से 1 2 3 4 20 25, मैं समझता हूँ 50 जितने बाण चलाए गए होंगे, और मैंने हर बाण पे भीष्म रिएक्ट करता है, फिर भीष्म गिरता है रथ से नीचे और बीच में रथ के ऊपर तलवार निकालता है,
तलवार को वो उड़ा देता है, फिर वो ढाल लेके नीचे गिरता है, फिर ढाल से कटता है तो ढाल उड़ा दी जाती है, और उसके बाद में तो जो इसके पीछे का रहस्य ये था कि हर बाण जो आप देखते हो मुझे, कि मैं उस बाण के साथ चल रहा हूँ, वो बाण ऐसा नहीं है कि मैंने लगा लिया सिर्फ, वो हर एक इंडिविजुअल बाण एक एक शॉट में लगा था। हर बाण को अपना एक इंडिविजुअल शॉट दिया था, फिर वही वहां से फाइटर जो है एक और तीर को उस बाणों के ऊपर, उस तार के ऊपर लगा देता था और बोलता था ओके एक्शन, वो फेंकता था जुप, तो मेरे पैरों पे आता था, मैं पैरों में पकड़ लेता था, हाथ पे आया तो हाथ में पकड़ लेता था। तो यहाँ पर लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, पैरों में लगाना, हर शॉट इंडिविजुअली किया गया था, और तब जाके जो इफेक्ट आया, मेरे आंखों में आंसू आए। और कई लोगों ने मुझे कहा सर, मेरे कई फैमिली मेंबर्स तो छोड़िए, इवन मैसेजेस आए हैं, सर आपको अर्जुन ने जिस तरह से मारा, ऐसा हमने कभी डेथ सीन नहीं देखा, और ऐसा हमारी चीख निकल गई। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये बाणों पे गिरने का सीन, बाणों के शैया पर, और बाद में जब लास्ट ये था कि जब वो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है, ढाल चली जाती है, फिर भी वो एकदम खूंखार शेर की तरह एकदम खूंखार आंखों से अर्जुन की तरफ बढ़ता है, अर्जुन फिर तीर मारता है, फिर उसके एक और तीर लगता है, फिर पितामह बढ़ता है, पैरों पर लगता है, और करते करते जब मालूम पड़ गया कि पूरा शरीर एक एक इंच में बींध गया है, तो डिसाइड हुआ था कि लास्ट तीर आएगा अभी, और लास्ट तीर मुझे लगेगा, उसके जोर से मैं नीचे गिरूंगा। तो डिसाइड किया गया था। अब देखिए ये सबसे ट्रिकी पार्ट था इस शूट का, क्योंकि पीछे मेरे शरीर के पीछे मेरे कम से कम 25 तीर लगे हुए थे, नोकीले तीर, और अगर मैं जाकर, मुझे गिरना था ऐसे नीचे कि लगना चाह कि मैं जमीन पर गिरा, लेकिन शैया पर लटक गया अपने बाणों के पार्ट के ऊपर, तो गिरते तो दिखाना पड़ता, और उसमें कोई डुप्लीकेट शॉट नहीं दिया मैंने, खुद मैंने इंडिविजुअल शॉट दिया। तो फिर हमने डिसाइड किया, फाइट मास्टर ने भी समझाया, सर थोड़ा सा इसमें रिस्क है, बट आपको संभालना पड़ेगा। मैंने हाँ बोली, मैं उस जमाने में डुप्लीकेट्स नहीं करता था, मैं खुद काफ़ी शॉट्स किए मैंने। तो मैंने कहा क्या करना है, तो बोला देखो आपका जब ये बाण यहाँ लगा है, आप जब ऐसे गिरोगे तो हम नीचे बिस्तरा रख दिया था मेरे, उन्होंने यहाँ पर सपोजिंग पीछे बिस्तरा, लेकिन जब मुझे ये ऐसा लेके गिरना है, तो बोला सर आप गिरते टाइम, सपोजिंग ये मेरा बॉडी है, आपको एक तीर लगा, आप गिरोगे तो ऐसे चले जाओ, लेकिन बाद में आप टेढ़े हो जाओ आगे जाके, तो जब आप बिस्तर पर गिरो तो आप साइडवेज गिरो। मैंने कहा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मालिक की दया से एक ही शॉट में ओके हो गया, क्योंकि वो शॉट फिर से करना मुश्किल था। तो बस वो एक शॉट था, मैं गया पीछे ऐसे 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 पीछे बाहर, कैमरे से बाहर साइड से निकल गया, निकलने के बाद जैसे ही बाहर हुआ, और मैं ऐसे करने के बदले में ऐसे हो गया और साइडवेज में गिरा। और फिर हमने शॉट दिखाया कि ऑलरेडी पितामह जो है वो शैया पर लेट चुके हैं, उनका सिर जो है वो पूरा पीछे लटका रहता है, क्योंकि सिर के लिए कोई सपोर्ट, यहाँ कोई तीर लगता हुआ नहीं दिखाया था हमने। और आपने देखा होगा कि बहुत ब्यूटीफुली पितामह कहते हैं कि मेरे सिर को सहारा चाहिए, सिर को सहारा चाहिए। और वो जो मूर्ख दुर्योधन, सचमुच मुझे पूरे एपिसोड में दुर्योधन काफी मूर्ख लगा, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा। घमंडी अहंकार तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की वो आर्ग्यूमेंट पेश करता है कि मैं बंदी बना लूंगा कृष्ण को, आप देख रहे हो कृष्ण के पास चक्र है, वो शिशुपाल का सर काट चुका है, आप उसको देखने के बाद फिर इतनी, तो ये दुर्योधन था, उसका कैरेक्टर था, और पुनीत सर ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो बोलता लेकर आओ जल्दी सिराने लेकर आओ दुशासन को, और वो लोग सिल्क के बड़े बड़े सिराने लेकर आते हैं पीछे लगाने के लिए, और पितामह बोलता है कि ये जो है वो वीरों का सिरहाना नहीं है, तो और उसी को बुलाओ जिसने मुझे ये तीर मारे हैं। तो अर्जुन समझ जाता है उसकी बात को, और अर्जुन जो है 2 तीर मारता है सुप 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 करके, और दोनों ऐसे क्रॉस हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बाद में जब भी मैं लेटता था बाणों की शैया पर, वो तीर ऐसे होते थे और मैं उसके पीछे लगता था। इसके पीछे भी एक छोटी सी बात अगर बता दूं आपको, मैंने किसी को नहीं बताई अभी तक, ये हमने शूटिंग 10 हफ्ते और भी चली थी शायद, और मुझे जब भी लेटना पड़ता था, कभी कभी 2-2 3-3 घंटे लेटता था, मेरा सपोर्ट यहाँ नहीं होता था, मेरा सपोर्ट ये सिर के पीछे होता था। तो जब धीरे धीरे मुझे बाद में लगने लगा यहाँ पर थोड़ा सा निशान पड़ गया था, तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन मालिक की दया से कुछ नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो ये थी आज की शूटिंग का, मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी बाणों की शैया किसी वॉरियर को, किसी भी सीरियल में, किसी भी फिल्म में, किसी भी माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी ले लो, या आप बड़े बड़े लोगों के योद्धाओं की कहानियां ले लो, ऐसा डेथ किसी को नहीं नसीब हुआ होगा, ऐसी शैया
जिस पर पितामह भीष्म, अभी आप कई लोग समझ रहे हैं कि पितामह का रोल खत्म हो गया, और अभी रोल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्योधन ने भी कहा कि हम आपको मिलते आते रहेंगे। तो रात को जब वॉर खत्म हो जाती है, रात के पल में कोई ना कोई आगे मिलता है, आप आगे देखेंगे, उसमें द्रौपदी भी आएगी, उसमें गांधारी और कुंती भी आएगी, उसमें कर्ण आता है। कर्ण तो आज भी आ गया। अर्जुन का सीन आपने देखा था, बहुत अच्छा सीन था। उसने कहा था कि मैंने तो बहुत कायरों की तरह आपको मारा। बोलता नहीं, तुम्हारे पास शिखंडी का ढाल, शिखंडी की ढाल थी, मेरे पास भी तो इच्छा मृत्यु की ढाल थी, तो हम दोनों का पलड़ा एक हो गया। बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग्स लिखे थे पितामह डॉक्टर राय साहब ने। और उसके बाद में फिर कर्ण का आना, और फिर भीष्म का उसको कहना कि कुंती पुत्र कर्ण, और वो शॉक हो जाता है कि आपको मालूम था कि मैं कुंती पुत्र, क्योंकि कर्ण को मालूम पड़ चुका था। पर वो हैरान होता है कि आपको मालूम था तो आपने क्यों नहीं बताया। तो एक अच्छा लॉजिक था, मैं आपको बता दूं, महाभारत में भीष्म ने भी इसलिए मना किया था क्योंकि 5 पांडवों में अगर कर्ण भी आ जाता तो उसमें एक तो मरता, और पितामह भीष्म चाहते थे कि कर्ण ना आए, लेकिन कर्ण तो आने वाला था। और इवन कर्ण ने भी कुंती को कहा था कि आपके 5 पुत्र हैं, 5 रहेंगे, मैं इतना वादा कर सकता हूं। इशारा ये था कि तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा। लेकिन बहुत ब्यूटीफुली 10 दिन तक, जब तक सेनापति रहे, कर्ण ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी कर्ण आया तो कर्ण ने इजाजत ली कि मैं अभी लड़ने जा रहा हूं, और उसको आशीर्वाद देते हैं। और आगे जाके फिर आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हैं जिसके अंदर शांतनु भी आते हैं ऊपर से नीचे भीष्म को मिलने के लिए। वो भी कहते हैं चलो पुत्र मेरे साथ चलो। उसके बाद में कई जगह कई ऐसे सीन, द्रोणाचार्य आएंगे अभी मिलने के लिए, और अल्टीमेटली ये मालूम पड़ेगा कि, तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स है। आप देखिए, ये आज मुझे अच्छा लगा एपिसोड, और मुझे मालूम है पूरे देश को अच्छा लगा होगा। तो मेरा मन हुआ कि कुछ आपसे बातें कर लूं और बताऊं कि ये सीन हमने कैसे शूट किया था, क्योंकि ये रवि चोपड़ा और उसकी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने बिना किसी स्पेशल इफेक्ट्स को शूट किए, यूज़ किए, पितामह को कैसे बाणों की शैया पर लिटा दिया। हेड्स ऑफ टू, मैं उसकी आत्मा को चाहूंगा कि भगवान शांति दे। एंजॉय करते रहिए महाभारत को, मिलते रहेंगे हम।